बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम जिस मौजू को देखने के लिए जा रहे हैं वो हमारा साल दुगुम का सबसे अहम सवाल है और मौजू है मज़मून नवीसी। अहम इसलिए कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है और इसके नतीजे में आपको सबसे ज़्यादा नंबर भी हासिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। मज़मून इसको अंग्रेज़ी में आप लोग ऐसे कहते हैं और कहा जाता है कि ये लफ्ज़ फ़्रांसीसी ज़बान से अंग्रेज़ी में आया और अंग्रेज़ी से ये सिन्फ फिर उर्दू में आई। मज़मून में हम क्या लिखते हैं? मज़मून को आप एक ऐसी सिन्फ़ अदब और सिन्फ़ इल्म समझ लीजिए जिसमें कायनात के किसी भी मौजू पे इज़हार ख़याल तहरीर की सूरत में किया जाता है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि मज़ामीन मज़हबी मौज़ूआत पे भी लिखे जाते हैं, मज़ामीन शख्सियात के हवाले से भी लिखे जाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी मज़ामीन लिखे जाते हैं और इल्म व अदब के मौज़ूआत पे लिखे जाते हैं, माशरती मौज़ूआत पे, माशी मौज़ूआत पे, अस्करी मौज़ूआत पे। गरज़ कोई भी कायनाती मौजू ऐसा नहीं है कि जिसका अहाता मज़मून की सिन्फ में किया नहीं जाता। और ये भी कहा जा सकता है कि जूँ-जूँ दुनिया तरक्की करती चली जा रही है, मज़मून के मौज़ूआत में भी तनव्वुर आता चला जा रहा है और नए नए मौज़ूआत आ रहे हैं और उनके ऊपर लोग अपना इज़हार ख़याल तहरीर की सूरत में कर रहे हैं। मज़ामीन की बहुत सी इक़साम हो सकती हैं। इनमें अगर बड़ी क्लासिफ़िकेशन की जाए, तक़सीम की जाए तो संजीदा और मिज़ाहिया मज़ामीन, और उसके बाद मौज़ूआत के हवाले से बात हो चुकी कि ये चंद मौज़ूआत हैं जिन पे बिलुमूम लिखा जाता है मज़मून। आपके इम्तिहान में कैसे ये सवाल आता है? 3 मौज़ूआत आपको बताए जाते हैं और आपको उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होता है। मज़मून को हम तक़सीम करते हैं बिलउमूम 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है तमहीद, दूसरा नफ्स मज़मून और तीसरा इख्तिताम। तो तमहीद क्या है? तमहीद है बुनियादी तौर पे उस मौजू का जिस पे हम मज़मून लिख रहे हैं उसका तारुफ़ है और कोशिश यही की जानी चाहिए है कि ये बहुत ज़्यादा तवील ना हो और बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी ना हो, लेकिन जामे होना चाहिए। उसमें बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आप किस मौजू पे लिख रहे हैं और आप के ज़हन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए ये बात कि आप क्या लिखने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आम तौर पे हम आपको ये तजवीज़ करेंगे कि आपके इब्तिदाई फ़िक्रे इंतहाई खूबसूरत होने चाहिए, जानदार होने चाहिए, जो आपके मुम्तहन की तवज्जो फ़ौरी तौर पे हासिल कर लें, जज़्ब कर लें। दूसरा हिस्सा है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून को आप समझ लीजिए कि यही असल में मज़मून है और यही वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे ये फ़ैसला होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले इस सवाल में आप कितना अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं या बदकिस्मती से नहीं जा रहे। तो इसमें आपको मुतल्लिक़ा मवाद को पेश करना है, असल में मौजू का इहाता करना है और उसको इतने अच्छे अंदाज में पेश करना है कि आपका मुम्तहन आपको इस बात का हक़दार समझे कि आपने मेहनत की है और इसका अच्छा सिला आपको मिलना ही चाहिए। इसमें बहुत से निकात हैं जिन पे हम आगे चल के बात भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी नुक्ता है वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे हमें बातों की तकरार से बचना होता है। तकरार करना पड़ सकती है, एक बात को एक से ज़ायद मरतबा करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए हम अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि पढ़ने वाले के ऊपर वो गिरां न गुज़रे, उसे तकरार के एतबार से नागवारी का एहसास नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से आपने उस मौजू पे रहते हुए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप उस हवाले से इकट्ठा कर सके और आपके जहन में मौजूद है, आपने उसे उसमें लिख छोड़ना है मज़मून में। और तीसरा हिस्सा मज़मून का इख्तितामी हिस्सा, इस हिस्से की अहमियत इस एतबार से है कि बिलुमूम जो आपका मुम्तहन होता है वो इब्तिदाई और इख्तितामी हिस्से को बारीक बीनी से देखते हैं वो हज़रात। तो आपकी इख्तितामी अल्फाज बड़े अच्छे होने चाहिए और आपने बड़े अच्छे अंदाज में मुहाकमा करना है। आपने जिस मौजू पे लिखा है आपने उसका इख्तिताम इस अंदाज में करना है कि आपके पूरे मौजू का, आप समझ लीजिए आपके पूरे मज़मून का वो एक एतबार से इख्तितामी तारुफ़ बन रहा है। इब्तिदाई तारुफ़ तमहीद हो गया, लेकिन इख्तितामी तारुफ़ भी एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर उसने पूरा मज़मून नहीं पढ़ा
तो इख्तितामी अल्फाज इतने अच्छे होने चाहिए, मौजू के मुताबिक होने चाहिए कि आपका एग्जामिनर सिर्फ उन्हें भी देखे तो वो आपसे मुतासिर हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मज़मून लिखने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको। तो इसमें बहुत से निकात हो सकते हैं, चंद एक आपके सामने लिख दिए गए हैं, इन पे कुछ बात भी कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हमने करना है तो उसे हमने बड़े करीने से, बड़े सलीक़े से करना होता है। हम तैयारी के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, बिलखुसूस जब आप इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर लेके अपना अच्छा मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको बहरहाल बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप मज़मून लिख रहे हैं, उस पर बात होगी, और क्या लवाज़मात हैं जो आपके पास ऑलरेडी पहले से ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपका मुताला इंतहाई वसी होना चाहिए। जब ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि मुताला वसी होना चाहिए, तो मुझे अपने उस्ताद मोहतरम की एक बात याद आती है। वो फरमाया करते थे कि जब हमने एक पाव लिखना होता है तो हमें एक मन पढ़ना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा वसी मुताला करेंगे तो उसके नतीजे में आप एक मुनासिब, माकूल तवालत और मवाद के एतबार से तहरीर लिख पाएंगे। तो आपका मुताला वसी होना चाहिए, मजमूई तौर पे वसी होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पे उस मौजू के हवाले से आपका मुताला वसी होना चाहिए जिस पे आप बात कर रहे हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि इस मौजू पे पहले किस किस ने क्या क्या कुछ लिख रखा है और किस किस अंदाज में बयान किया है, और आप अगर एक से ज़ायद लोगों की उस मौजू पे तहरीर को पहले से पढ़ चुके हैं तो आपके जहन में वो निकात इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसी सूरत में आपको लिखने में सहूलत भी होगी और आपकी तहरीर ज़्यादा मौसर भी होगी। दूसरे नंबर पे है मुशाहिदा। मुशाहिदा पूरी कायनात का, लेकिन जैसा कि अभी बात हुई ख़ास तौर पे उस ख़ास मौजू का मुशाहिदा, वो माशरती मौजू है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो समाजी बुराइयों के हवाले से है और हमने माशरे को कभी बगौर देखा ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इस मौजू पे बहुत अच्छा मज़मून लिख सकें। तो मुशाहिदे की बहुत ज़्यादा अहमियत मजमूई तौर पे जिस तरह ज़िंदगी में है, इसी तरह से मज़मून निगारी में, मज़मून नवीसी में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपका उस मौजू के एतबार से जितना अच्छा मुशाहिदा होगा, आप उतना ही अच्छा मज़मून तहरीर कर पाएंगे। उसके बाद एक चीज़ जो आप में ज़रूरी है, पाई जानी चाहिए, वो गौर व फ़िक्र है, तजस्सुस है। अगर आप चीज़ों को बगौर देखने वाले और आप तजस्सुस रखते हैं चीज़ों के हवाले से, आप उनके बारे में जानने की जुस्तजू करते हैं, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि आप उनके हवाले से इल्म हासिल करते हैं और आप उनका तज्ज़िया कर सकते हैं। आप चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नहीं देखेंगे, बल्कि आप मामलात को देखेंगे, उन्हें परखेंगे और उनके मुतालिक तज्ज़िया करने के बाद फ़ैसला करेंगे। मज़मून लिखने के हवाले से ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। उसके बाद क्या चीज़ होनी चाहिए आप में, वो है नफ्सियात से वाकिफ़ियत। नफ्सियात इंसानी से अगर आप वाकिफ़ियत रखते हैं, बिलखुसूस इस एतबार से ये बात अहम है कि आप जिन लोगों के लिए ये मज़मून लिख रहे हैं, ज़ाहिर है कि यहाँ पे हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से मज़मून की बात हो रही है। तो हमने अपने मुम्तहन के जहन को पढ़ने की कोशिश करनी है कि वो किन चीज़ों को पसंद करेंगे और किन चीज़ों को नापसंद करेंगे। तो हमें अगर इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, आइडिया होगा, तो हम उनके हवाले से ज़्यादा अच्छे तरीक़े से मज़मून को पेश कर सकेंगे। इसकी एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में यूँ पेश कर देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको मज़मून लिखने को दे दिया गया है जिसमें आपने इम्तिहानी निज़ाम पे बात करनी है, और आप मुम्तहन के ऊपर ही उस मज़मून में तनक़ीद शुरू कर देते हैं। तो आपका क्या ख़याल है, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक इस पे मुम्तहन का रद्द अमल क्या होना चाहिए? यकीनन आप उसी आदमी के ख़िलाफ़ अगर लिख रहे हैं कि जो आपका पर्चा जांच रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेगा और इसके नतीजे में आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो आपको इस चीज़ का ख़याल रखना है कि आप जिस आदमी के सामने आपका पर्चा जा रहा है, आपने उसके मिजाज को एक आइडिया, उसका अंदाज़ा कर लेना है, तखमीना लगा लेना है और उसके मुताबिक आपने लिखना होगा। उसके बाद ये बड़ी अहम चीज़ है
مشق ہونی چاہیے، ہماری تحریر کی مشق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ سمجھوں کہ اس موضوع پہ آج میں نے موضوع سنا اور ابھی میں اس پہ لکھنا شروع کروں گا اور اس پہ میں بہت طول طویل قسم کا مضمون لکھ لوں گا اور وہ بہت اچھا بھی ہوگا۔ ایسے عملی طور پہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو بالکل ممکن نہیں لگتا ہمیں، لیکن مجموعی طور پہ کسی بھی آدمی کے لیے، چاہے وہ بہت پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، بہت آسان کام نہیں ہے کہ وہ فی البدیہہ کوئی مضمون لکھ سکے۔ تو آپ لوگوں کا تو چونکہ یہ معاملہ ہے مستقبل کے حوالے سے، آپ لوگوں کے نزدیک تو ایک ایک نمبر کی اہمیت ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی تیاری ان تمام موضوعات کے حوالے سے ہونی چاہیے جن کو امتحانی نقطۂ نگاہ سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان موضوعات کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر لکھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ پہلی ہی بار امتحان میں جا کے لکھنے کے بجائے اسے بارہا پہلے مشق کیجئے، خود لکھیے، اپنے اساتذہ کو دکھلائیے، اپنے دوست احباب کو دکھلائیے، اپنے گھر والوں کو دکھلائیے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی تحریر میں روانی بھی آئے گی اور آپ میں اعتماد بھی پیدا ہوگا، اور مشق ہمیشہ ہر شعبے میں کام دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی بار جو کمیاں رہ گئیں وہ آپ دوسری بار پوری کر لیں گے، دوسری بار جو رہ گئیں وہ تیسری بار کر لیں گے، اور امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ تیسری بار کے بعد آپ زیادہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بڑا اچھا ہونا چاہیے ہے۔ ظاہر ہے پہلے اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، لیکن جب ہم نے پہلے یہ بات کی تو ہم نے نظریاتی اعتبار سے بات کی تھی، آپ کے علمی اعتبار سے بات کی تھی کہ آپ نے مطالعہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس علم آ گیا اس موضوع کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں یہ ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے ہے، آپ کی ووکیبلری کتنی اچھی ہے، آپ اردو زبان کے کتنے اچھے اور کتنے مؤثر الفاظ جانتے ہیں۔ بالخصوص اگر اس موضوع کے حوالے سے آپ جو تراکیب ہو سکتی ہیں، ٹرمنالوجیز ہو سکتی ہیں، انہیں اگر آپ لکھیں گے تو وہ تو اور بھی زیادہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو آپ کا زبان آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ہے، آپ کی تحریر میں ادبی چاشنی ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کا مضمون آپ کو زیادہ نمبر دلا سکے گا۔ تو یہ تھے وہ لوازمات جو ہمیں درکار ہوتے ہیں مضمون لکھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد چند ہدایات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جو آپ کو مضمون لکھنے کے لیے کام آئیں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا موضوع کا انتخاب بڑا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب پیپر دے رہے ہوں گے تو آپ کو 3 موضوعات دیے جائیں گے جو تینوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے اس موضوع کا انتخاب کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس کی پہلے سے تیاری بھی اچھی ہے اور آپ کے پاس اس حوالے سے خاصی مقدار میں، کافی مقدار میں علم بھی موجود ہے اور آپ بڑی روانی سے اسے لکھ سکتے ہیں، آپ نے اس حوالے سے مشق کر رکھی ہے۔ تو میری رائے میں تو سب سے پہلا نقطہ ہدایات میں جو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ آپ کا موضوع کا انتخاب انتہائی اہم ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے سامنے پرچہ آ گیا، آپ نے ایک دفعہ پرچہ پڑھ لیا، آپ کو علم ہو گیا کہ یہ 3 موضوعات ہیں اور مجھے ان میں سے اس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے۔ مضمون کے حوالے سے بالعموم ہم بچوں کو نصیحت یہی کرتے ہیں کہ وہ اس سوال کو سب سے آخر میں اٹیمپٹ کریں، سب سے آخر میں مضمون لکھیں۔ تو آپ کے پاس کافی وقت ہوگا اس حوالے سے کہ آپ اس دوران میں اس حوالے سے سوچتے رہیے، اور آپ نے اپنی جواب کاپی کا آخری ورق جسے آپ رفع عمل کے لیے رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر نکات لکھتے رہیے جو ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں آتے رہیں۔ یہ خاکہ وہاں پہ لکھنا ہے، اگر آپ جہاں پہ مضمون لکھ رہے ہیں وہاں پہ خاکہ لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالعموم اس کا کوئی منفی یا مثبت اثر نہیں ہوتا آپ کے مضمون کے اوپر، اس لیے اگر آپ رفع عمل پہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ نکات جو ذہن میں آتے ہیں تو وہی کافی ہوگا، بعد میں آپ انہی کو ایکسپلین کر دیجئے گا، انہی کو واضح بنا دیجئے گا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیراگراف بنانے ہیں آپ نے،
बच्चों की अक्सरियत जब तेज़ रफ्तारी में लिखना शुरू करती है तो उनके जहन से ये नुक्ता निकल जाता है और वो पूरे वर्क के ऊपर एक ही इक्तबास, एक ही पैराग्राफ की सूरत में लिख देते हैं। आप लोगों ने इससे गुरेज करना है। आप कोशिश कीजिए कि जो आप एक मायार मुकर्रर कर लीजिए अपने लिए, 7-8 सतूर का एक पैराग्राफ बनाइए और जहाँ पे वो बात मुकम्मल हो जाए, 7-8 सतूर मुकम्मल हो जाएं, वहाँ पे आप अगली सतर पे चले जाएं, नया पैराग्राफ इक्तबास शुरू कर लीजिए। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि एक पैराग्राफ में एक बात मुकम्मल अगर हो रही है मुनासिब तवालत के साथ तो आप ऐसा ही कीजिए, एक पैराग्राफ में एक बात लिख दीजिए। एक और नुक्ता ये हो सकता है कि आप सुर्खियाँ ना बनाइए, सुर्खियाँ बनाने से इज्तिनाब कीजिए, क्योंकि बिलउमूम बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि हम हेडिंग्स देंगे, सुर्खियाँ बनाएंगे, मार्कर से लिखा होगा, खूबसूरत लगेगा, हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप साले दुवम के इम्तिहानात में लिख रहे होंगे मजमून और आप उसमें हेडिंग्स देंगे तो आपको इसका नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके नंबर कटेंगे इसकी बुनियाद पे। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि आपने हेडिंग्स नहीं बनानी है। यहाँ पे लफ्ज़ इज्तिनाब लिखा गया है तो आपने इज्तिनाब करना है इससे। आपके जितने भी निकात होंगे मजमून के, आपने उनमें तरतीब की पूरी कोशिश करनी है कि एक तरतीब नज़र आनी चाहिए। जो नुक्ता पहले जचता है वो पहले आना चाहिए और जो बाद के लिए मुनासिब लगता है वो बाद में। तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अगर आपने मश्क कर रखी है तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि तरतीब क्या होनी चाहिए। तो तरतीब बहुत अहम नुक्ता है इस हवाले से। तकरार से इज्तिनाब होना चाहिए है तहरीर में। इस पे बात तो हो चुकी, दोबारा से ये नुक्ता समझ लीजिए कि एक बात को बार बार बयान आपने उसमें नहीं करना है मजमून में। लेकिन अगर आपको मजबूरी लग रही है, आपको लगता है कि इसके सिवा चारा नहीं है, तो फिर कोशिश कीजिए कि लफ्ज़ बदल दें कम अज़ कम आप। उसके बाद ये कि मुसद्दिक़ा मवाद होना चाहिए। अगर आप उसमें अशार लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनकी सेहत का आपको बखूबी इल्म हो कि ये दुरुस्त है। बिलखुसूस अगर आप आयात कुरानी या अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त लिखनी है आपको। मतलब ये कि आप कोई हवाला जात दे रहे हैं तो भी आपने मुसद्दिक़ा लिखने हैं, उनमें कोई गलती का इम्कान नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई आदादो शुमार लिख रहे हैं, अगर आप कोई वाक़यात लिख रहे हैं तो उनकी सेहत का भी आपको मुकम्मल तौर पे यकीन होना चाहिए। काट छांट से आपको गुरेज करना होता है जब आप मजमून लिख रहे होते हैं। मजमून में अगर आपने गलती से एक फ़िक्रा लिख दिया और वो गलत हो गया तो ऐसी सूरत में आपने उसको काट दिया तो उसका नुकसान हो सकता है आपको। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो आम तौर पे असातिज़ा यही पसंद करते हैं कि आप उसके आगाज़ और इख्तिताम पे छोटा सा एक क्रॉस लगा दें, उसे काट दें इस अंदाज में। पेपर को, पर्चे को गंदा ना बनाएं। बाज़ बच्चे इस तरह से करते हैं कि कुछ गलती इस किस्म की हो जाए तो वो उसके ऊपर इस कदर शिद्दत के साथ कलम ज़द करते हैं उसको कि वो पर्चा दूर से ही देखने में एक गंदगी का तासुर दे रहा होता है। तो आप इससे गुरेज कीजिएगा। हवाला जात के हवाले से भी बात हुई कि आप हवाला जात क्या इसमें दे सकते हैं। दे सकते का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको हवाला जात देना है। इसके नतीजे में आपके नंबर अच्छे आएंगे इसमें। और जैसा कि कहा गया कि कोशिश हमें करनी है कि जिस हद तक मुमकिन हो हमारे हवाले अच्छे होने चाहिए, हमें उनके बारे में यकीन होना चाहिए कि एक तो ये कि ये मौजू के मुताबिक है और दूसरे ये कि जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने ये देखना है कि मौजू का इहाता करना है। इसमें आम तौर पे बच्चे भूल जाते हैं कि किस मौजू पे उन्होंने लिखना शुरू किया था। वो कभी एक मौजू को पकड़ के उस पे शुरू हो जाएंगे, कभी दूसरे मौजू पे शुरू हो जाते हैं और असल मौजू कहीं दबदबा जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने वो मौजू जिस पे आप मजमून लिख रहे हैं उसे आपने समझना है कि वो एक महवर है और उसके गिर्द आपका मजमून घूमते रहना चाहिए। उस महवर से निकलना नहीं चाहिए है आपके मजमून को। तो आपने मौजू का जो इंतखाब किया है उसका भरपूर अंदाज में आपने कोशिश करनी है कि इहाता करें पूरा।
सहते ज़बान का ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिलउमूम इमला की इगलात जो होती हैं वो असरअंदाज होती हैं, उनके नतीजे में हमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। और अगर ग्रामर की गलतियां हो जाएं, रोज़मर्रा की गलतियां हो जाएं और वो आपके मुम्तहन की निगाह में आ भी जाएं, तो ऐसी सूरत में उनका नुकसान होता है। तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान लिखने की चाहे कोशिश न कीजिए, लेकिन जो लिखिए वो बिल्कुल दुरुस्त लिखने की कोशिश कीजिए। और आखिर में ये कि आपको नज़र सानी करना होती है। आपने जो मज़मून एक दफ़ा लिख दिया उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ी में लिख रहे होते हैं, इम्तिहान में वक्त की कमी के बायस, तो कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, कुछ अहम निकात रह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप एक मरतबा तायराना निगाह डाल दीजिएगा अपने लिखे हुए मज़मून पे, 5 मिनट का वक्त ही चाहे क्यों ना इस पर सर्फ करें, ऐसी सूरत में आप कुछ बहुत नुमायाँ गलतियों को खुद पकड़ सकेंगे जो बसूरत दीगर आपके मुम्तहन ने पकड़नी थी और आपको उनका नंबर कटने की सूरत में नुकसान होना था। तो उनसे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने एक बार खुद अपने लिखे हुए मज़मून पे निगाह दौड़ानी है। तो ये हिदायत थी मज़मून लिखने के हवाले से। और इसके बाद हम देखते हैं कि नंबरों की तकसीम क्या होगी। तो नंबर कुल है 20। आपको याद होगा लेक्चर के आगाज़ में मैंने ये कहा था कि हमारा साल दोम का सबसे अहम सवाल है। सबसे अहम सवाल इसीलिए है कि इसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, और अगर हम इसको बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारा मवाद बहुत अच्छा है, हमें 10 नंबर मिलते हैं उस मवाद की वजह से, और ज़बान बहुत अच्छी है, 10 नंबर उसके होते हैं। तो जाहिर है कि हमें 20 में से 20 तो नहीं मिलते। लेकिन मैंने ये देखा है कि 18-19 तक नंबर बहुत अच्छा लिखने की सूरत में मुम्तहन दे दिया करते हैं, और जिस बच्चे के 17-18-19 नंबर आ जाते हैं, यकीनन उसके इंतहाई शानदार मजमूई नंबर उर्दू के पर्चे में आते हैं और उसके नतीजे में उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। एक नुक्ता ये कि मजमून की तवालत कितनी होनी चाहिए। तो मजमून की तवालत का सारा दारोमदार आप पे है। आपने कितनी जगह मजमून के लिए छोड़ी है, क्योंकि मैं बता चुका कि मजमून के हवाले से आपको कोशिश करनी है कि आप इस सवाल को सबसे आखिर में लिखिए, क्योंकि ये तवील है, इस पे वक्त लगता है। आपको इसके लिए करीब 40 मिनट का वक्त रखना पड़ता है, और आपको कोशिश ये करनी है कि 7 सफ़हात आपको इस पे लिखने हैं। इससे कम पे बिलउमूम बहुत अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, अगर हम अपने सवालात की मजमूई तवालत को देखें तो ये मुमकिन नहीं है कि हम 9-10 से ज़्यादा सफ़हात पे ये लिख सकें, और ये बड़ी अच्छी तवालत होगी अगर आप 8 सफ़हात का लिखते हैं, जिसे आजकल बच्चे कहते हैं फेसेस, तो वो 8 फेसेस जो होंगे उसे आप एवरेज समझ लीजिए। इसके नतीजे में इंशाल्लाह अगर आपने हर सफ़े पे एक आध हवाला भी लिख रखा है, आपकी लिखाई भी अच्छी है, आपका मवाद भी तहरीरी बहुत अच्छा है, तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।